हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक मॉडल की बात किया। सबसे पहले हमने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की बात किया था, उसके बाद हमने रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात किया था, और थर्ड हमने बोस के एटॉमिक मॉडल की बात किया था। बोस ने एटॉमिक मॉडल को लेकर तीन थियरी दिया था, बोस फर्स्ट पोस्टुलेट, बोस सेकेंड पोस्टुलेट और बोस का थर्ड पोस्टुलेट। तो जो बोस का थर्ड पोस्टुलेट था, आज हम उसी को लेकर बाकी सारी बातें करेंगे स्टूडेंट। बोस का तीसरा पोस्टुलेट क्या था कि सपोज दैट यह न्यूक्लियस है, यह इनर ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी हमने रख लिया EI, और यह आउटर ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी मान लो EF है। तो बोस कहते हैं कि ऑर्बिट का मतलब है एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल कहलाएगा और जिसकी एनर्जी कम है वो इनर एनर्जी ऑर्बिटल कहलाएगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है, यह दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जितना डिफरेंस है उतनी एनर्जी को इमिट कर देता है। क्या करता है? दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको इमिट कर देता है। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कुछ आपको कि सपोज दैट इसकी एनर्जी 10 जूल है, इसकी एनर्जी 6 जूल है, तो कितना जूल का डिफरेंस है? 4 जूल का। तो 4 जूल एनर्जी इमिट कर देता है। तो कुछ फॉर्मूला हमने लिखा था स्टूडेंट कि डेल्टा E इज इक्वल टू EF माइनस EI, कुछ इस तरह से फॉर्मूला लिखा था। फिर हमने कहा था यह होगा H न्यू इज इक्वल टू EF माइनस EI। यह H न्यू मैंने कहा था फोटोन की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? फोटोन की। तो आज के लेक्चर में हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करने वाले हैं, दैट मींस स्पेक्ट्रल लाइन की बात करने वाले हैं। स्पेक्ट्रल लाइन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा स्टूडेंट। वेव क्या होता है? एक ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस को हम वेव कहते हैं। वेव क्या है? सिंपल लैंग्वेज में वेव को हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस है। कौन सा डिस्टर्बेंस है? ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। कितने टाइप के वेव होते हैं स्टूडेंट? दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव? मैकेनिकल। पहला वाला कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऐसा वेव जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, फिजिक्स में इसको कहते हैं प्रोपोगेशन। ऐसा वेव जिसको प्रोपोगेट होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। मटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी। और ऐसा वेव जिसको प्रोपोगेट होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, उसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं स्टूडेंट। यहां मीडियम इज नेसेसरी। साउंड एग्जांपल है मैकेनिकल वेव का, लेकिन हमें आज मैकेनिकल वेव की नहीं बातें करनी है, हमें बातें करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो स्टूडेंट, गैमा रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यूवी रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विजिबल लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और रेडियो वेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसको हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लिखा है। किसके अकॉर्डिंग लिखा है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया है। तो इस अरेंजमेंट को हम पूरे को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी यह एक स्पेक्ट्रम है। हमें जरूरत क्या है ये समझिए। इस स्पेक्ट्रम को समझने के लिए, मतलब इस थियरी को समझने के लिए स्पेक्ट्रम की जरूरत है स्टूडेंट। क्या जरूरत है? सपोज दैट इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में है, लोअर एनर्जी लेवल में। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे है, इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में जाना है, लोअर से हायर। तो लोअर एनर्जी लेवल में है तो इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट पे है। कहां पे है? इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, और ग्राउंड स्टेट से उसको कहां जाना है? हायर एनर्जी लेवल, यानी एक्साइटेड स्टेट में जाना है। एक्साइटेड स्टेट में जाने पर वह 10⁻⁸ सेकेंड वहां रह सकता है। कितने सेकेंड? 10⁻⁸ सेकेंड। जब कोई इलेक्ट्रॉन
ग्राउंड स्टेट से यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो कितने सेकंड रह सकता है? 10⁻⁸ सेकंड। और जाने के लिए वह एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी को गेन करता है, बाहर से एनर्जी को गेन करता है। कौन गेन करता है? इलेक्ट्रॉन। अब आइदर इन द वन जंप और मल्टीपल जंप, जैसे कई सारे स्टेट होते हैं, यहां पर ट्रिपलेट स्टेट करके भी होता है, आगे लेवल में आप 13वीं 14वीं में पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर करके स्टेप बाय स्टेप जाता है। इसके अंदर भी दोनों एनर्जी लेवल के बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कई सारे जंप में, आइदर इन द वन जंप और मल्टीपल जंप में एनर्जी गेन करके कहां पहुंचा? हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर परमिटेड ऑर्बिट तक पहुंच गया। लेकिन कितने सेकंड रहेगा? 10⁻⁸ सेकंड। 10⁻⁸ सेकंड के बाद उसको अगेन अपने कौन से स्टेट पे आना होगा? लोअर एनर्जी लेवल वाले नहीं है, ग्राउंड लेवल पर आना होगा। ग्राउंड स्टेट में उसको आना होगा। कहां से? हायर से लोअर। तो इसने जो एनर्जी गेन किया था, आइदर इन द वन जंप और मल्टीपल जंप में एनर्जी गेन किया था, उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, यानी दैट मींस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको इमिट करना पड़ेगा। किसको इमिट करना पड़ेगा? उस इलेक्ट्रॉन को, जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आ रहा है, उसको वह एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी जो गेन करके वो गया था। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि वह जितना गेन किया था उतना ही इमिट करना होता है, और कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि उसको और ज्यादा एनर्जी इमिट करनी पड़ती है जब वापस आता है। समझ में आया? तो उसी एनर्जी लेवल पर भी आ सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो जो एनर्जी इमिट हुई है वह इन द फॉर्म ऑफ फोटोन हुई है, दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हुई है। उसका कुछ वेवलेंथ होगा, उसी वेवलेंथ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसका कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है 1/λ = r 1/n1² माइनस 1/n2²। यह फॉर्मूला है वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। r रिडबर्ग कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? रिडबर्ग कांस्टेंट है स्टूडेंट। तो यह जो वेवलेंथ इमिट हुआ है, यह इनमें से किसके फॉर्म में इमिट हुआ है? वही, इसीलिए हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आना चाहिए। सपोज दैट ये ग्राउंड स्टेट है, यहां पर n = 1 है, यहां पर n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है, n = 5 है, n = 6 है, ऐसे 7 8 9 10, ये n = इंफिनिटी। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी जंप करता है, एनी हायर परमिटेड ऑर्बिट टू फर्स्ट बोथ ऑर्बिट, कहीं से भी फोर्थ के फर्स्ट ऑर्बिट पर आता है। देखो कहां से आ सकता है? सेकंड से फर्स्ट पर आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट पे आ सकता है, फोर्थ से फर्स्ट पे आ सकता है। ऐसे इंफिनिटी से कहां पर आ रहा हो? फर्स्ट पे आ रहा हो। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा हो किसी हायर परमिटेड ऑर्बिट से बोर्स के फर्स्ट ऑर्बिट पर अगर जंप कर रहा हो, तो उस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। कौन सा सीरीज? लाइमन सीरीज। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां से? एनी हायर परमिटेड ऑर्बिट टू बोर्स के फर्स्ट ऑर्बिट पर, दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की अगर बात करें स्टूडेंट, तो n1 की वैल्यू जो लाइमन सीरीज के लिए होगा, लाइमन सीरीज के लिए हम फर्स्ट सीरीज की बात करते हैं, तो n1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी क्योंकि फर्स्ट पर ही आना है। और n2 जो हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे इंफिनिटी हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि ये n1 है और ये n2 है। कहीं से भी आ सकता है ना, इंफिनिटी से फर्स्ट बोर्थ ऑर्बिट पे। तो जो एनर्जी इमिट होगी उसका कुछ वेवलेंथ होगा, वह किस से बिलोंग करेगा? तो वह अल्ट्रा वायलेट रीजन में बिलोंग करता है। किस में बिलोंग करता है? लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ इमिट होता है वह अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है स्टूडेंट। तो यहां पर जो वेवलेंथ होगा वो दो तरह का हो सकता है, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। तो समझते हैं ये शॉर्टेस्ट क्या है और लॉन्गेस्ट क्या है। अगर हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें स्टूडेंट, तो आपको n1 = 1 लेना है, n2 = 2 लेना है।
तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 माइनस 1/2 तो 1/λ इज इक्वल टू r 1 माइनस 1/4। देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लीजिए। r इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4। अब इसको आप ऐसा लिखोगे तो ये हो जाएगा 3r/4। तो लैम्डा इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा 4/3r। r रिडबर्ग कांस्टेंट है, आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, वेवलेंथ मिल जाएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। इसी तरह अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करते हो तो कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। 1/λ इज इक्वल टू, देखो यहां पर 1/1 ही होगा, दूसरा वाला 1/∞ हो जाएगा, और 1/∞ 0 होता है, तो 1/this r लिख देते हैं r, और ये पूरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो सिर्फ r बचेगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r। यह लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर परमिटेड ऑर्बिट से बोर्स के सेकेंड ऑर्बिट पर आता है, देखो थर्ड से सेकेंड पे आ सकता है, फोर्थ से सेकेंड पर आ सकता है, फिफ्थ से सेकेंड पर आ सकता है, सिक्स से सेकेंड पर आ सकता है, ऐसे कहीं से भी इन्फिनिटी से सेकेंड पर आ सकता है, तो इस सीरीज को हम कहते हैं बल्मर सीरीज। कौन सा सीरीज? बल्मर। अगर हम बल्मर की बात करें स्टूडेंट, n1 की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। क्या होगी n1 की वैल्यू? 2। एनी हायर परमिटेड ऑर्बिट 2, बोर सेकेंड ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, तो n1 की वैल्यू 2 होगी। और n2 जो होगा वो कहां से आ सकता है? 3 से सेकेंड पर, तो 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता, इन्फिनिटी हो सकता है। ये कौन सा सीरीज था? लाइमन बल्मर। आप याद रखिए LBP। तीसरा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर परमिटेड ऑर्बिट से थर्ड बोर्थ ऑर्बिट पर आता है, कहां पर आता है? थर्ड बोर्थ ऑर्बिट पर। तो चलिए ये देखिए, 4 से थर्ड पर आ रहा है, 5 से थर्ड पे आ रहा है, 6 से थर्ड पर आ रहा है, ऐसे आपका इन्फिनिटी से थर्ड पर आ रहा है। इस सीरीज को हम पाश्चियन सीरीज कहते हैं। कौन सा सीरीज कहते हैं? लाइमन बल्मर पाश्चियन। तो अगर हम बात करें पाश्चियन सीरीज की, तो n1 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? 3, और n2 क्या हो जाएगा हमारा? 4 5 6 7, ऐसे इन्फिनिटी। होप आपको समझ में आया होगा। यहां भी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे शॉर्टेस्ट कैलकुलेट करेंगे? अगर हम पाश्चियन सीरीज की बात करें तो n1 कितना है हमारे पास? 3। यहां 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, और लॉन्गेस्ट कैलकुलेट करेंगे, n1 की वैल्यू 3 होगी और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद का जो है ब्रैकेट सीरीज में अगर हम बात करें तो n1 की वैल्यू कितना होगा? 4 और n2 5। When electron jump from any higher permitted orbit to fourth both orbit, that series is called Paschen series. उसके बाद जो लास्ट सीरीज है उसका नाम है फंड सीरीज। फंड सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर परमिटेड ऑर्बिट से फिफ्थ बोर्थ ऑर्बिट पे आता है तो उसे हम फंड सीरीज कहते हैं। फंड सीरीज में n1 की वैल्यू 5 होगी और n2 की वैल्यू 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी होगी। स्टूडेंट आपको माइंड में एक बात रखनी है, यहां पर जो लाइट इमिट हो रहा है उसका कुछ वेवलेंथ है। मैंने कहा अगर लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ इमिट हो रहा है अल्ट्रा वायलेट रीजन में इमिट हो रहा है। बल्मर सीरीज में हम बात करें तो यूवी विजिबल लाइट के फॉर्म में इमिट हो रहा है। किस फॉर्म में इमिट हो रहा है? विजिबल लाइट। अगर हम पाश्चियन सीरीज की बात करें तो इंफ्रारेड रीजन में इमिट हो रहा है। स्टार्टिंग के 3 वेवलेंथ की बात किया था उन्होंने, 3 वेवलेंथ को चेक किया था, n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 2 3 4 रख के, ऐसे सबके लिए 3 रख के चेक किया था। तो क्या देखा कि इन स्पेक्ट्रम में इस फॉर्म में इमिट हो रही है। तो यह
आपका इंफ्रारेड रीजन में था। ऐसे ब्रैकेट की बात किया था तो उन्होंने कहा था नियर इंफ्रारेड रीजन में बिलोंग करता है। कौन से रीजन में? नियर इंफ्रारेड। आपके बुक में इंफ्रारेड लिखा हुआ लेकिन नियर इंफ्रारेड सही था। और जो फंड सीरीज है, फंड सीरीज वह फॉर इंफ्रारेड रीजन में बिलोंग करता है, यानी उसके लिए भी आपके बुक में इंफ्रारेड लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो होप आपको स्पेक्ट्रल लाइन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यह क्या था कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी लोअर एनर्जी स्टेट में है तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, और जब वह एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से गेन करता है, गेन करने के बाद वह हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, आइदर इन द वन जंप और मल्टीपल जंप। कितने सारे जंप में पहुंच सकता है, लेकिन जब वापस आएगा तो उसको एक ही जंप में वापस आना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर परमिटेड ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वह एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, दैट मींस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी इमिट करता है, और उसका कुछ वेवलेंथ होगा, वह किसी ना किसी उससे स्पेक्ट्रल लाइन, किसी ना किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मैच करता है स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टूडेंट। थैंक यू, बाय, टेक केयर।